हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो आपका 5वां लेसन है गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी द्वारा रचित है, उसका सार किया था। तो आज हम जो इस पाठ के जो गद्यांश हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गद्यांश 1 है वो आरंभ करते हैं। तो इस गद्यांश में कवि ने प्रमुख रूप से, इस पाठ में कवि ने जो आज के जो शिक्षित नवयुवक हैं उनके बारे में बताया है कि किस प्रकार आज के जो शिक्षित या पढ़े लिखे जो युवक हैं वो जातिगत भेदभाव को नहीं मानते हैं, और न ही वो अपने जो पैतृक व्यवसाय है यानी अपना जो खानदानी व्यवसाय है उसको वे करना चाहते हैं। यानी वे अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, वे अपने कार्य करना चाहते हैं। वे अपने जो पैतृक व्यवसाय है या पिता के जो अपना व्यवसाय है उसको वो अपनाना नहीं चाहते। तो इस कहानी में लेखक ने, इस पद्यांश में भी जाति प्रथा को इस कहानी में गलत अवसारहीन सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने मुख्य रूप से जो पुरानी पीढ़ी के जो वंशीधर हैं यानी जो मोहन के पिता हैं उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। तो आरंभ करते हैं। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। यहाँ मोहन के, इन पंक्तियों में मोहन के बारे में बताया गया है। जो मोहन है वो अपने जो पिता का जो पैतृक व्यवसाय है यानी पुरोताई का, वो नहीं करना चाहता था। उसे खेतों के काम में दिलचस्पी थी या उसे पढ़ने लिखने में दिलचस्पी थी। तो एक दिन जो मोहनलाल हैं वो क्या है, लंबे बेंट वाले यानी लंबे दस्ते वाले या लंबे डंडे वाले हंसुए अर्थात कोई घास काटने का औजार या झाड़ियों काटने का औजार को लेकर वह अपने घर से निकला। वो खेत में जाकर क्या है, जो उसके खेतों में जो झाड़ियां उग आई थी, जो कांटेदार जो झाड़ियां हैं, उसको वो है काटने के लिए निकला था, ताकि क्या है खेत में अच्छी तरह खेती की जा सके। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। तो कवि ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है भी जो वंशीधर हैं, मोहन के पिता हैं, वो क्या है अत्यधिक अब बूढ़े हो गए थे। अब उनके बस का काम नहीं रहा था, यानी कि उनकी उम्र है वो काफी हो चुकी थी। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यानी जो वंशीधर हैं वो पुरोताई का काम करते हैं। आरंभ से ही उन्होंने इस कार्य को करते हुए, यानी जिस पुरोताई से उन्होंने क्या है जो अपने घर की जो गृहस्थी है अर्थात घर का जो सारा खर्च है वो चलाया था, घर संसार को चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। लेकिन वह भी अब क्या है कि वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए वो अपना जो पैतृक व्यवसाय है उसको भी क्या है, पुरोताई का काम है, वो भी नहीं कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। उनकी निष्ठा, यजमान कौन होते हैं भी, जो पुरोहित को बुलाने वाले जो लोग हैं धार्मिक अनुष्ठान के लिए, पूजा के लिए, निष्ठा, लगन, संयम, धैर्य के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, उन पर विश्वास रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर यानी कमजोर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत या उपवास नहीं झेल पाता था। लेकिन यहाँ जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो लोग थे वो उनके जो व्यवहार था, धैर्यपूर्ण जो उनका व्यवहार था या उनके काम के लगन के कारण जो उनके यजमान लोग थे वो उनका आदर करते थे, और उनका आदर भाव देखकर ही उनका यानी जो यजमान लोग हैं वो आदर करते थे। और इसी आदरता के कारण यानी जो वंशीधर हैं वो अपनी इतनी उम्र में भी उन यजमानों के घर वो चले जाते थे। लेकिन अब उनसे क्या है, वो पहले की तरह जैसे वो व्रत उपवास करते थे या कठिन मेहनत करते थे, पाठ पूजा
करते थे वैसा अब उनसे नहीं हो पाता था। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। अब सुबह सुबह ही यानी एक सुबह उठते ही जो वंशीधर ने अपने बेटे मोहन से कहे भाई सहायता पाने के लिए, सहारा पाने के लिए यानी सहायता पाने के लिए एक निश्वास, गहरा निश्वास लेकर यानी एक लंबा सांस लेकर उन्होंने कहा था कि आज क्या कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। गणनाथ किसी स्थान का नाम है, चंद्रदत्त जो उनके यजमान का नाम है, वंशीधर के यजमान का नाम। रुद्री पाठ यानी शिव शंकर का पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यानी उन्होंने गहरा लंबा सांस भरते हुए वे अपने बेटे को कह रहे हैं, या जो अपने बेटे को कह रहे हैं भी आज क्या है भी मुझे गणनाथ में जाकर जो चंद्रदत्त उनके यजमान है वहां पर मुझे शिव का पाठ करना था। अब मुश्किल लग रहा है, किंतु मेरे लिए यह काम बड़ा ही मुश्किल है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं, वश की नहीं। यानी अब जो वंशीधर कहते हैं भी मेरी जो उम्र है वो काफ़ी हो चुकी है और अब मुझसे भी ये 2 मील की जो ऊंची चढ़ाई है, यानी कोई पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पर उस चढ़ाई वो भी मेरे बस की बात नहीं है, यानी इतनी शक्ति मेरे के अंदर नहीं है भी मैं उस चढ़ाई को पार कर सकूं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं भी मुझे इस काम के लिए मैं स्पष्ट तौर से किसी को भी इनकार भी नहीं कर सकता, यानी मेरे जो यजमान हैं मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकता। आगे है इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यह गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? इसके लेखक कौन है? आसान सा है। मोहन किस उद्देश्य से घर से निकला था? आरंभ में इसका उत्तर दिया गया है, आसानी से आप दे सकते हैं उत्तर इसका। वंशीधर बाबू का खानदानी काम क्या था? बहुत आसान है। बुढ़ापे के कारण वंशीधर बाबू किस किस काम को करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझते थे? वो क्या काम करते थे जिसे वो अब उतना सक्षम नहीं समझते थे? आगे है गद्यांश नंबर 2। तो गद्यांश नंबर 2 में भी कवि ने यही बात बताई है भी जो आज के समय के जो युवक हैं वो पैतृक व्यवसाय के प्रति उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है। इसी तरह मोहनलाल है, वो भी पढ़ लिख कर भी पढ़ लिख कर अपने पिता के जो खानदानी पुरोहित का काम है वो नहीं करना चाहता था। वह या तो खेती करना चाहता था या वह पढ़ लिखना चाहता था। तो यहाँ मोहन के बारे में चित्रण किया गया है। मोहन उसका आशय नहीं समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है न वैसी गति। अनुष्ठान पाठ पूजा वैसी गति है, यानी वैसा उनका जिस तरह उसके पिता काम करते हैं वैसी उनकी गति नहीं है। तो यहाँ इस गद्यांश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो वंशीधर बाबू हैं वो बूढ़े हो गए हैं। अब उन्हें कि वो पहले के भांति उनके पिता है जो वंशीधर है वो पहले की भांति जो पाठ पूजा है वो अब नहीं कर सकते, यानी उनका जो शरीर है वो अब व्रत उपवास नहीं रख सकता और न ही उसे अभ्यास है और न ही वैसी गति। तब जो मोहनलाल है वो किंतु जो मोहन को भी ऐसे जो धार्मिक काम है, यानी जो उनका पैतृक व्यवसाय है, जो उनके पिता जो काम करते हैं वो काम जो मोहन है उसको उस काम का न तो कोई धार्मिक अभ्यास है, न ही धार्मिक काम करने का कोई अभ्यास है, न ही उनके पिता की तरह किसी प्रकार की कोई गति है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, यानी जब उसके बाद जो पिता हैं वो कह रहे थे भी अब उनकी ये बस की बात नहीं है, वो 2 मील की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। तो यानी जब वो अपने बेटे को ये बात कहने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी उन्होंने जो मोहनलाल है उसने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए, बोझ हल्का करने का भी कोई सुझाव नहीं दिया या कुछ भी उत्तर मोहन ने नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसी ही अनुत्तरित रहेगी। अनुत्तरित यानी बिना उत्तर के,
यानी ऐसा लगा भी उसने अपने पिता की जो बातें सुनकर क्या है, जैसे क्या है भी जो उसके पिता ने यानी जो वंशीधर हैं उन्होंने जो बातें कही थी वे हवा में ही कह दी हूँ। अर्थात मोहन ने जो अपने पिता की बातों की तरफ क्या है बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और वो जो उनकी कही गई बातें हैं वो बिना उत्तर के ही रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद चुकी है अर्थात उसकी जो धार है वो नष्ट हो चुकी है। यानी वो जो मोहनलाल हैं वो अपने पिता का जो पैतृक व्यवसाय है वो तो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या है भी थोड़ा बहुत जो उनके पिता हैं वंशीधर वो क्या है खेती का काम करते थे, इसलिए उनका जो भार है उनका बोझ है वो हल्का करने के लिए जो मोहनलाल है वो खेतों की ओर चला जाता है। लेकिन जो हंसुए यानी जो कांटेदार जो दाढ़ियों को काटने वाला जो औजार है उस औजार की क्या है धार को जब उसने हाथ फेरते हुए देखा तो उसकी जो धार थी वो क्या है पूरी तरह कुंद चुकी थी, यानी वो धार नष्ट हो चुकी थी। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी से में गर्म होते लोहे को उल्ट पुल्ट कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर का अर्थ होता है पीपा के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी नजरों से यानी अच्छी तरह से देख रहा था। तो जब जो मोहनलाल हैं वो अपनी दराती को लेकर जो हंसुए की धार तेज कराने के लिए धनराम के पास जाता है और तब धनराम क्या है ये अपने बाएं हाथ से धोंकनी यानी धोंकनी एक नली होती है जिससे क्या है लोहार को आग जलाने वाली बांस की नली कह सकते हैं या लोहे की नली है, उससे वो फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म करते हुए लोहे को उल्ट पुल्ट कर रहा था। तब वह क्या है किसी लोहे के टुकड़े को क्या है भट्टी में गर्म करते हुए लोहे को क्या है इधर उधर कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। तब वहां जो मोहनलाल है वो उस भट्टी से क्या है कुछ दूरी पर ही एक खाली जो पीपा है उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसकी कारीगरी को पारखी नजरों से देख रहा था। पारखी नजर होती है परख करने वाला। और जो मोहनलाल है वो धनराम को उस लोहे की जो कारीगरी की जा रही थी या जो धनराम की कारीगरी थी उसको क्या है परखने वाली नजरों से उसको देख रहा था। आगे है इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मोहन अपने पिता का आश्चर्य समझकर भी उत्तर क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी इस उनके व्यवसाय में। अपने पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन ने क्या किया? तो वो खेतों की ओर गया। खेतों में जाते जाते मोहन धनराम के पास क्यों पहुंच गया था? बहुत आसान सा प्रश्न है, आसानी से उत्तर आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मोहन कुंदे हुए हंसुए को लेकर कहाँ पहुंच गया था? चारों ही प्रश्न बहुत आसान हैं, तो आपका होमवर्क यही रहेगा इन दोनों पद्यांशों पर आधारित जो ये प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं।